कक्षा 9 और 10 के लिए एक टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, संख्या पद्धति। उस पर दोनों क्लासों का हमने मिक्स काम किया था, एक साथ समझा के फिर आज उनका 9 और 10वीं का टेस्ट भी ले लिया है। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ केवल वीडियो देख रहे हैं, कुछ वीडियो तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो कोशिश करो कि सब अच्छे से काम करें। अब एक दूसरा हम टॉपिक उठा रहे हैं, बीजगणित। ये गणित का एक भाग है, जैसे अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रमिति, ऐसे ज्यामिति, ऐसे ही एक भाग है बीजगणित। आगे तो बड़ी कक्षाओं में इस पर पूरी एक किताब चलती है, अलग से किताब के नाम पर, जहाँ अब बाहर जैसे गणित लिखा हुआ है वैसे ये लिखा हुआ मिलेगा बीजगणित। जब उच्च अध्ययन पे जाओगे, कॉलेज में या 11वीं 12वीं में जाओगे तो अलग से किताब है इनकी। बीजगणित हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये कक्षा 9 और 10 के लिए है। कक्षा 9 और 10 में प्रश्नावली 3 और 4, ये दो प्रश्नावलियाँ हैं, 9वीं में भी और 10वीं में भी। वैसे इनका क्रमांक बदलता रहता है, जब कुछ कोर्स में बदलाव आता है, या एनसीईआरटी से राजस्थान बोर्ड की ओर जाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी माध्यम की ओर, अंग्रेजी से हिंदी की ओर जाते हैं, या सीबीएसई की ओर, तो इनका बदलाव होता रहता है। लेकिन उसके अंदर मूलभूत जो बातें वो वही रहती है, कोर्स चाहे कितना बदल जाए। तो ये टॉपिक ऐसा है जो हमेशा रहता है, बीजगणित, अंग्रेजी में बोले तो एलजेब्रा। ये अपना एक बार कार्य योजना बता देते हैं। ये आज 12 मई से लेकर 16 मई तक हम ये काम करेंगे, 5 दिन का अपना एक कार्य है। इसके बाद कुछ नए निर्देश आएंगे या जैसे सूचना के हिसाब से काम करेंगे। तो ये बीजगणित जो चलता है राशियों पर चलता है। बीजगणित में जो भी संकेत काम में आते हैं, जो भी संख्या या चिन्ह काम में आते हैं, वो राशियां कहलाती हैं। राशि दो तरह की होती हैं राशियां, एक तो चर राशि। बीजगणित की बात करें तो इसमें, जैसे विज्ञान में बात करें तो विज्ञान में राशियां दो तरह की होती है, भौतिक राशियां, सदिश राशि और अदिश राशि। यहाँ यदि राशियों की बात करें तो राशि दो तरह की, चर राशि और अचर राशि। अचर राशि की बात करें, अचर यानी स्थिर, जिसका मान नहीं बदले। तो जैसे ऐसे समझ लो आप, जैसे कहीं पर 5 है, 5 को यदि आप किसी भी प्रश्न में काम में लो, किसी भी क्लास में काम में लो, कहीं पर भी लिखो, 5 हमेशा अपना एक जैसा मान देगा। 5, 7, -3, यानी इस तरह की जो संख्याएं जो हमने अंकगणित से ली हैं, ये सभी संख्याएं चर राशि कहलाती हैं। अचर राशि, सॉरी, ये अचर राशि, इनका मान नहीं बदलता है। दूसरा, यदि हम चर राशि पढ़ें तो चर राशि वे होती हैं जो कोई संकेत काम आता है, संकेत का बाद में अलग अलग आंसर आ जाए। और ये जैसे कहीं पर अपनी पढ़ते हैं x, y, z, ये ज़्यादा काम आती है। जैसे कहीं पर ये आपने समीकरण लिखा हुआ देखा होगा, जैसे ये लिखते हैं 4x + 9 = 0। तो इसमें 0 हमेशा 0 ही रहेगा, 9 हमेशा 9 ही रहेगा। चाहे प्रश्न को तुम कैसे भी हल करो, इनके मान वो ही आएंगे। 4 4 है, लेकिन x इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें x का मान जैसे कुछ भी आ गया, इसको हल करेंगे तो x का मान इसमें अलग आएगा। लेकिन यदि और प्रश्न हम ले लें, जैसे ये प्रश्न ले लिया 2x + 10 = 0, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें x का मान अलग आएगा। तीसरा प्रश्न हल करेंगे, उसमें x का मान अलग आएगा। अगला प्रश्न करेंगे, x का मान अलग आएगा। इस तरह से जो x है, ये अलग अलग प्रश्न के हिसाब से, अलग अलग संबंध के हिसाब से, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग मान धारण कर रहा है। तो ऐसी राशियां जो हर प्रश्न में मान बदलते रहें, अलग अलग जिनका मान हो, जो एक संकेत मात्र है लेकिन उसका मान कुछ भी आ सकता है, वो चर राशि कहलाती है। चर राशि यदि हम केवल इसको छोटे रूप में समझाएं, कक्षा 6 से और 10 के लिए बात करें, तो चर राशि केवल हमें ये ध्यान रखनी है, ज़्यादा अपने को गहराई में इसमें नहीं जाना है। ये 3 जो राशियाँ कहीं पर आ जाएँ तो ये चर राशियाँ हैं, x, y और z। ये 3 चर राशियाँ हैं। कई बार टी भी लिख देगा, m और n भी लिख देता है, स्मॉल m n भी लिख देता है, कैपिटल T भी लिख देता है, लेकिन इन पर अपने को नहीं जाना है। अपने भी ये ध्यान रखनी है, x, y, z है वो चर राशि है। इसको जब हल करेंगे, या ऐसे समझ लो, जब प्रश्न को जिस राशि के लिए हल करते हैं वो उसकी चर राशि होती है। जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है 4x² + 9 = 0, तो इस प्रश्न को हम 9 के लिए थोड़ी हल करेंगे, 4 के लिए भी नहीं करेंगे, 0 के लिए भी नहीं करेंगे, इसको हम x के लिए हल करेंगे। इसमें आगे जो कुछ भी करेंगे, कोई कहते हैं समीकरण हल करो, तो आगे x के लिए काम करेंगे। तो जिसके लिए काम कर रहे हैं वो चर राशि होती है। चर राशि, इनका मान बदलता रहता है, परिस्थिति अनुसार अलग अलग मान आता रहता है। चर राशियाँ अपने यदि छोटे रूप में इस परिभाषा को ध्यान रखें समझने के लिए, तो चर राशि 3 होती है, x, y और z। अचर राशि बता दी, ये सारी संख्या अचर राशि है। अचर राशि को संकेत ABC से लिखते हैं। इन दोनों में अंतर के x, y, z और ABC में अंतर ये है कि जब प्रश्न को देखोगे तो प्रश्न में x, y, z तो आपको मिलेगा, बीजगणित के सवाल करोगे, लेकिन ABC आपको नहीं मिलेगा। ABC की जगह कोई संख्या लिखी मिलेगी। जैसे यदि मैं इसे लिख दूं 4x + 9 = 0, तो इसमें चर राशि x, y, z ढूंढना है, x, ये x का समीकरण है। लेकिन अचर राशि देखो ABC नहीं मिल रही, ABC का मान है, यहाँ पर 4 अचर राशि है, 9 अचर राशि है और 0 अचर राशि है। तो ये जो गिनती के जो अंक आते हैं, जो संख्याएं आती हैं, वो अचर, और जो x, y, z आता है वो चर। ये दो बातें तो ये ध्यान रख लिए, शायद तुम समझ गए होंगे। अब इसमें राशियों के बाद इसमें हम बात करें तो इसमें टर्म्स जो आएंगे बीजगणित के, उन टर्म्स को कहते हैं बहुपद।
ये एक बिंदु है। बहु का मतलब होता है अनेक, और पद जो इसके टर्म होते हैं वो। बहुपद क्या होगा बीजगणित में? बहुपद का मतलब होता है जो भी तुम कोई समीकरण संबंध लिख दो, प्लस माइनस गुणा भाग वर्गमूल, इन चिन्हों का, ये इन संक्रियाओं को काम में लेते हुए या इन चिन्हों को काम में लेते हुए तुम चर राशि और अचर राशि में जो भी संबंध लिखोगे वो बहुपद होगा। जैसे मैंने लिख दिया 4x + 9, तो ये बहुपद है x का। मैंने लिख दिया x/3 + y/2, ये बहुपद है। बहुपद इस तरह के होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, बहुपदी अनेक पद। ये लो, चर और चर राशि के बीच के संबंध को बहुपद कहते हैं। ये इस तरह से लिख देंगे। बहुपद के बाद समीकरण पर बाद में जाएंगे, पहले बहुपद का एक बार हम थोड़ा समझ लें। अब यदि बहुपद में कुछ यदि बातें जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखनी है वो है, एक तो इसकी पहचान करना, सबसे ज़रूरी तो ये है बहुपद की पहचान करना। तो हमें इम्पोर्टेंट एक बात ध्यान रखनी है कि चर और अचर राशि में बहुपद वही होगा जिसमें चर राशि की घात पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर जो लिखते थे 4 की घात 5, जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। ये अपने को ध्यान रखना है, बस इससे अपने की पहचान हो जाएगी। चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हम जानते हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और ये पूर्ण संख्या हैं, ये घात इस तरह की हो। तो ये बहुपद की पहचान हो गई। सबसे पहले पहचान इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि बहुपद की हम घात भी सीखेंगे इसमें, और इसमें पद कितने पद हैं इसमें, और इसकी डिग्री तो खैर अब हट गई वो। तो पहले घात, बहुपद में जो चर राशि होती है उसकी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये उदाहरण से थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक बहुपद लिख दिया 4x² + 9, ये बहुपद लिख दिया। हमें पता है कि इसमें चर राशि है x, तो हमें चर राशि की घात देखनी है। x की घात कितनी है? 2, तो इस पूरे बहुपद की घात होगी 2। जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो इसमें ये जो बहुपद दिया गया है ये चर राशि x का बहुपद है, इसमें x है। पहली बात तो ये पहचान कर ली। दूसरा, इसमें x की अधिकतम घात देखनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात देखनी है। जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, एक घात लिखते नहीं अपने आप होती, यहाँ पर x की घात 0 है क्योंकि घात 0 लगाने पर वो 1 हो जाता है। तो अधिकतम x की घात है 2, तो इसका ये 2 आ गया। यदि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ x की 5 - 4x³ + 2x, तो इसमें चर राशि x और घात इसमें होगी 5, यानी बहुपद की घात हो गई 5। ये बहुपद की घात हो गई। पद ये बहुत आसान है। इसमें जैसे यदि हम ऐसे करेंगे, एक पदीय क्या होता है, इसमें पद के आधार पर बहुपद के प्रकार यदि हम पढ़ें, पद के आधार पर बहुपद के यदि हम प्रकार लिखें तो पहला होता है एक पदीय बहुपद, फिर द्विपदीय, फिर त्रिपदीय। ये थोड़े द्वि ये संस्कृत के शब्द है, क्योंकि गणित पहले मूल रूप संस्कृत भाषा में चलता था, तो कुछ शब्द वहीं के ऐसे कैसे उठा के यहाँ लगा दिए। अंग्रेजी कुछ शब्द ऐसे कैसे गणित में लगा रखे हैं। तो पद के आधार पर बहुपद 3 तरह के होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय और त्रिपदीय। नाम से स्पष्ट है। वह बहुपद, परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। और वह बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं 4x, देखो इसमें केवल एक पद है, एक पदीय हो गए। यदि इसमें हम ये लिख दें कि 2x - 3, ये द्विपदीय हो गए, एक और एक 2 पद हो गए। त्रिपदीय 2x + 2x² + 3x - 1, तो 1 2 3 जोड़ भाग के गुणा भाग से हमको अपने को देखना है बस। 1 2 3, तो ये त्रिपदीय हो गया, ये द्विपदीय है, ये एक पदीय है। ये कोई ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको शायद तुम समझ गए होंगे। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 ये होते हैं। ठीक है, घात बता दी, जो दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है, सॉरी जो बहुपद दे रखा है उसमें अधिकतम घात देख लो। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, कोई पूछे कि बताओ x + √x - 3, ये बहुपद है या नहीं है? यह बहुपद नहीं है।
क्योंकि इसमें x घात यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ घात 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं है। ये अपने को ये सब ध्यान रखना है, इस हिसाब जांच करेंगे। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें समझने की है, बहुपद में फिर बहुपद की बेसिक बात पूरी हो जाएगी। जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है x + 1/x, ये बहुपद है कि नहीं, थोड़ा इसको आप इन्हें ध्यान दें। तो यहाँ तो x घात 1 है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे, नीचे 1 है इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो -1 हो जाएगी। तो ये देखो घात वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। ये अलग बात है, ये गणित के हिसाब से ये अलग बात है x + 1/x, और ये अलग बात है, इसके बाद में बात करेंगे। यदि 2 ऐसे बराबर 0 लिख दें x + 1/x बराबर 0, तो ये हो गया समीकरण, और ये है बहुपद। फिर एक बार देख लो, इसमें हमने बीजगणित शुरू किया है। बीजगणित में बीजगणित को अंग्रेजी में एलजेब्रा कहते हैं। ये सभी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें बेसिक पर गलती करते हो, बेसिक में जो एक बार ठीक से काम कर ले, प्रश्न चाहे 5 कम निकाल लो, बेसिक एक बार समझ में आ गया तो फिर गलतियाँ नहीं होती है। दिनांक 12 से 16 तक हम 5 दिन ही काम करेंगे, कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए बेसिक, और ये सारा काम 8वीं का भी कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो कर सकता है, 7वीं का भी कर सकता है, किसी के लिए मना ही नहीं है, ये सबके लिए ज़रूरी है। राशि बीजगणित में 2 तरह की होती है, चर राशि और अचर राशि। अचर राशि बता दी आपको, केवल ये पकड़ के रखना है बस, ये जो संख्याएं लिखते हैं ये सब अचर राशि हैं। इसको इनका संकेत भी है, ABC भी लिख देते हैं, कहीं पर K भी आता है, कहीं पर ग्रीक वर्णमाला का लैम्डा भी आता है, कहीं पर थीटा भी, कहीं पर ये फाई भी, ये सब संकेत है इनका, ये सब इनके संकेत हैं, क्योंकि अलग अलग जगह काम में लेता है। जैसे यदि हम त्रिकोणमिति पढ़ें तो वो पर थीटा संकेत काम में लेता है कोण के लिए, ये भी एक अचर राशि है, इसका अलग अलग मान प्राप्त होगा, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री। ये अपने आप में ये कोई राशि मान नहीं है, ये केवल संकेत है, इसका मान बदलता रहेगा। इसका सॉरी, ये इनको हटा दो, ABC केवल ध्यान रखो इनका, इसमें वहाँ तक मत जाओ, ये हटा दो पहले, वरना तुम्हें ये इनके साथ दिखाई देने लग जाएंगे। चर राशि XYZ, अचर राशि ये गणिती, बस ये हो गया इसका। बहुपद वो होगा जो इनका चर और अचर राशि के बीच के संबंध को बताए, या उनको जोड़ भाग गुणा भाग के रूप में लिखे, बहुपद होगा। बहुपद की पहचान, बहुपद में चर राशि की घात XYZ की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी कम से कम कितनी हो सकती है, 0, और अधिकतम वो फिर कितनी भी हो सकती है। बहुपद की घात क्या होगी, जो चर राशि है उसकी घात बहुपद की घात होगी। अधिकतम घात देखनी है, मैक्सिमम पावर। पद, जितने पद हैं वो उसके पद होंगे, समान पद है। जैसे अब इसमें थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कहीं पर ये लिखा है 2x - x + 1, कोई पूछे इसमें कितने पद हैं, तो इसमें 2 पद हैं, ऐसे नहीं 1 2 3 नहीं, 2x और -x ये दोनों तो एक ही बात है। 2x में से x घटाया, x बच गया, और +1, ये देखो 2 पद हैं, तो ये थोड़ा हमें ध्यान देकर करना पड़ेगा। जैसे वो पूछ रहा था x + 1/x है, तो इसमें यहाँ तो दिखनी चाहिए, दिखना है यहाँ पर घात 1 है, यहाँ 1, लेकिन मूल रूप में नहीं है। इसको मूल रूप में लेके आओ, ऊपर लेकर आओ, तो ऊपर लेके आए, इसको हर्षी अंश में लेकर आए तो घात -1 हो गई, तो ये फिर बहुपद नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, पद के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ये सब लिख के बता दिए बस। इसमें बहुपद में केवल यही ध्यान रखना है। एक बात और जो बच्चे गलती करते हैं, बहुपद में केवल एक पक्ष होता है, इसमें बराबर कार वो कोई, जैसे कहीं पर ये लिख दिया तुमने ax + by + c, और एक ऐसे लिखा ax + by + c = 0, ये बहुपद है। बहुपद केवल ऐसा होता है बस, और ये समीकरण है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बाद में इसकी बात बाद में करेंगे, ये अलग बात है और ये अलग बात है। हम केवल अभी इसी की बात कर रहे हैं, केवल एक पक्ष की बात कर रहे हैं। तो ये बहुपद की पहचान हो गई। इसके चिन्ह चर और अचर के लिए यहीं पर रहो, आगे इन संख्याओं में नहीं जानना है। इधर ये संख्याएं और इधर XYZ, और XYZ भी कब होगा, 10वीं तक तो Z भी नहीं आता है, 10वीं तक केवल 2 में राशि चलती हैं, 10वीं तक केवल X और Y चलता है, Z भी 11वीं में जाकर आएगा। Z भी अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम किताब के कहीं पर किसी बच्चे के पास किताब हो तो पन्ने पलट के देखना, एक प्रश्नावली में केवल x और y की बात करेगा वो, और एक प्रश्नावली में जब द्विघात समीकरण की ओर जाएंगे तो केवल x की बात करेगा। पूरी प्रश्नावली में आपको x और y के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। 1-2 प्रश्न हो सकता है टी काम में ले ले वो, लेकिन वो तो फिर अपवाद स्वरूप हो गए। हमें केवल x और y ध्यान रखना है। y भी बड़ी कक्षाओं काम है, 11वीं के बाद काम हो गए, अभी 10वीं में तो x और y है। ये एक टॉपिक पूरा हो गया बेसिक का। अब इस पर थोड़ा हम प्रश्न कर लेते हैं, जैसे कोई पूछे अपने से। अब यदि कुछ प्रश्न इनको हल करें, तो मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए हैं, इनको देखिए कैसे हल करेंगे। क्या क्या काम करना है। बहुपद की हम बात कर रहे हैं, बेसिक इसका समझा चुके हैं कि बहुपद की पहचान करना पहले तो, कि दी गई राशियां बहुपद है या नहीं है, ये संबंध जो दे रखे हैं। दूसरा इसकी चर राशि ज्ञात करना। तीसरा पद के आधार पर इनका वर्गीकरण करना। 3 बातें पहचानेंगे। जैसे सवाल है 3x²
3x² प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 13। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें देखना है कि पहचान चर राशि देख लो कौन सी है। हमें दिख रहा है इसमें चर राशि x है, तो x की घात देखो, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर 0। तो ये पूर्ण संख्या में है, 2 1 0 सब पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। हाँ, यह बहुपद है। और पद के आधार पर वर्गीकरण 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये त्रिपदीय हो गया। यह बहुपद है, चर राशि इसमें x है, त्रिपदीय है और घात के रूप में कोई पूछे कितने घातीय है, तो देखो x की अधिकतम घात 2 है, तो द्विघातीय है। घात के आधार पर ये वहाँ अलग से लिखा नहीं मैंने, ये द्विघातीय है। अब यदि इसकी हम बात करें y² प्लस 2√3, अब देखो इसमें चर राशि y, ठीक है, y का बहुपद है, y की अधिकतम घात देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर y घात 0, y नहीं तो y की घात जैसे यहाँ 0 लिख सकते हैं, 1 आ जाएगा फिर ये। तो हाँ, यह बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात, ये जो घात है वो सब पूर्ण रूप में है। और कितने पदीय हैं? द्विपदीय, 1 और 1 2, द्विपदीय। कितना घातीय है? द्विघातीय, अधिकतम घात 2 है। ये देखो y की घात यहाँ पर 1, नीचे 1, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो फिर आगे इसकी बात करना नहीं कैसा है, बहुपद नहीं है, तो ये यहीं हो गए। ये देखो इसमें y की घात हमें अपनी सुविधा के लिए x की घात यहाँ 0 लिख सकते हैं, ये लो, तो ये बहुपद है। अचर बहुपद कहते हैं, इसे को ध्यान रखना है, जिसमें x y z कुछ भी नहीं हो, अचर बहुपद है। और घात यहाँ घात 0 है, पद इसमें 1 है। इसमें देखिए यहाँ x की घात यहाँ पर 1, यहाँ पर x की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। तो देखो ये पूर्ण नहीं है, ये तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो आगे फिर बात नहीं करनी है। इसमें x की घात 12, y की घात 3, t की घात 20। अब देखो किसी प्रश्न में t लिख दिया है, तो बिल्कुल x, वैसे तो x y z ही पढ़ते हैं, लेकिन t आ गया तो हम t को भी चर राशि मान लेते हैं। तो ये यहाँ 12 या 3 या 20, तो ये भी बहुपद है, त्रिपदीय है। और अब इसमें x के रूप में लिखें तो 12 घातीय, y के 3, लेकिन अधिकतम यदि x का है तो 12 घातीय हो जाएगा। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, हमें केवल पहचान करनी है कि बहुपद है या नहीं है। इसकी पहचान x y z की घात से करेंगे। पद कितने हैं गिन के देख लो, अलग अलग पद होने चाहिए। घात कितनी है? चर राशि की अधिकतम घात देख लो, कुछ भी साथ नहीं दे रखा है, जैसे 10 है, हाँ यह बहुपद है। और कैसा? अचर बहुपद कहते हैं इसको, ये अचर बहुपद है। तो ये इनके बेसिक पर थोड़ा सा काम हो गया, ये बहुपद का काम हो गया। बहुपद के बाद हम आते हैं इस पर आधारित यदि हम छोटा सा और एक काम करना चाहें तो अगला इसमें बिंदु बनता है समीकरण, इक्वेशंस। बीजगणित के समीकरण जो है, समीकरण कब बनता है? समीकरण में क्या होगा, पहले इसकी बेसिक एक बार समझ लो। यदि कहीं पर किसी प्रश्न में, कहीं किसी समस्या में इधर कुछ लिखा गया है, बीच में बराबर का निशान है, इधर कुछ लिखा गया है, तो इस तरह के जो संबंध होते हैं वो समीकरण कहलाते हैं। जैसे कहीं पर ये लिखा है 4x + 9 = 10, इस तरह का ये लिखा हुआ है, तो ये जो रूप है ये बीजगणित के समीकरण कहलाते हैं। रसायन विज्ञान के समीकरण या भौतिक विज्ञान के समीकरण वो एक अलग बात है, अपने को यहाँ केवल गणित का देखना है, बीजगणित का। ये 4x + 9 = 10 ये समीकरण का रूप होगा। अब बहुपद और समीकरण में मूलभूत अंतर तुम पकड़ गए होंगे। बहुपद में केवल एक तरह का पक्ष होता है, बराबर के उधर कुछ भी नहीं होता है बहुपद में। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बीच में बराबर का निशान, कुछ संख्या इधर लिखी होती है, कुछ इधर लिखी होती है। समीकरण भी पद के आधार पर यदि समीकरण को लिखें तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय समझ सकते हो। जैसे ये द्विपदीय समीकरण है, क्योंकि इसको हम इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा। तो पद के आधार पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। घात के आधार पर भी हम इसकी व्याख्या करें, घात के आधार पर बीजगणित के समीकरणों का प्रकार कितने प्रकार का होता है। हम यदि इसकी बात करें तो ये इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो घात के आधार पर, घात हमने पढ़ी थी, एक घात ये होगी या 2 घात होगी या 3 होगी, और फिर आगे तो अधिक घात बनते चले जाएंगे। एक घात है यदि तो एक घातीय समीकरण। चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात, वो संस्कृत का शब्द बताया था, एक आ जाते हैं ये द्विघातीय समीकरण। 3 है त्रिघातीय, बस त्रिघातीय तक भी वैसे आता नहीं है, अपने केवल यहाँ तक है बस, आगे फिर ये और बढ़ता चला जाएगा, अपने यहाँ तक है। एक घातीय समीकरण, अब मैं तीनों को परिभाषाएं बोल रहा हूँ, आपको लिख लेना है। एक घातीय समीकरण वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात
एक हो उसे एक घातीय समीकरण कहते हैं। दूसरा लिखिए, द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। और त्रिघातीय भी इसी तरह लिख सकते हो। तो ये घात के आधार पर समीकरण के प्रकार हो गए। अब इसमें एक बात बस और ध्यान रखनी है, ये चीज़ यहाँ नोट डाल के लिख लो। एक घातीय जो समीकरण है इसका दूसरा रूप रैखिक समीकरण और होता है। एक घातीय समीकरण को हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। इसका कारण आगे जब इसको समझाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे, तब इस पर एक बार बात कर लेंगे। अभी एक नोट लिख लो, एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहते हैं। अब इन तीनों के प्रकार हम समझे, यदि समीकरण का अलग अलग प्रकार समझे तो एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4x + 5y = 10। ये देखो, इसमें चर राशि घात हर पद में देखो, यहाँ पर या 1 1 या कुछ भी नहीं, 0 0 है तो ये रैखिक समीकरण हो गया। चर राशि जो है x और y है, इसकी घात ज़्यादा से ज़्यादा 1 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। अब यदि इस तरह का हो 4x² + 5x + 9 = 25, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। पद इसमें पदगत कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, एक बार गिन के बता दी, फिर भी इसमें आप गिन के लिख सकते हो। त्रिपदी है 1 2 और 3, क्योंकि ये दोनों एक ही पद हैं, इधर लेकर आएंगे तो एक जैसा हो जाएगा। समान पदों को चाहिए अलग कितनी बार लिखें वो एक जैसे हो जाते हैं, एक बार गिने जाएंगे वो। तो ये द्विघातीय हो गया। त्रिघातीय इस तरह से लिख सकते हैं, 3 घात आ जाएंगे x y z के रूप में, कैसे भी लिख लो। तो ये समीकरण का हो गया। समीकरण के ऊपर फिर बता दें, कुछ इधर लिखा हुआ है कुछ इधर लिखा हुआ है, बराबर का निशान वो समीकरण कहलाता है। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल इसमें दे के बता दिया। समीकरण में वो ही दो चीज़ काम आती हैं, चर राशि और अचर राशि। समीकरण के प्रकार घात के आधार पर समीकरण अनेक प्रकार के होते हैं। पहला जैसे एक घातीय समीकरण यानी रैखिक समीकरण, घात 1 हो। द्विघातीय समीकरण, और फिर इसके बाद आता है त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय का अपने काम है नहीं, अपने केवल एक घातीय और द्विघातीय का है। अब एक घातीय और द्विघातीय समीकरण पर थोड़ा विस्तार से काम कर लेते हैं, क्योंकि इसका बार बार इस पर काम कर रहा है। तो एक बार इनका थोड़ा एक बार बेसिक और बता दें। अब हम पढ़ेंगे एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण का दूसरा नाम हमने बताया था रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। इनके नाम से स्पष्ट है कि घात 1 होगी चर राशि की, जैसे x आएगा तो एक बार ही आएगा, y आएगा तो इसकी घात 1 आएगी। रैखिक समीकरण इसके नाम से स्पष्ट है। एक बार ये बात एक बार ध्यान से समझ लो। वह समीकरण जिसको किसी ग्राफ पर या किसी कागज पर बनाने पर या समतल में बनाने पर जो एक रेखा को रिप्रेजेंट करे, यानी एक रेखा के रूप में आए, ये वो समीकरण होते हैं जब इनका हम ग्राफ बनाते हैं तो ये एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ये ग्राफ पेपर है और कोई समीकरण है उसका, जैसे यह समीकरण मैंने लिख दिया 4x + 9 = 0, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए इनको रैखिक समीकरण भी कहते हैं, एक घातीय समीकरण को। तो इस पर काफ़ी अपने काम है, इस पर ध्यान रखना है। ये दोनों रूप में बता दिया, समीकरण रूप में लिखा है तो भी ध्यान रखना है, और यदि ग्राफ रूप में है तो भी। इनको रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक घातीय समीकरण का जब रेखीय निरूपण करते हैं, जब ग्राफीय निरूपण करते हैं, जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इनको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू हो जाएंगे, इनको नोट के रूप में लिखते रहो कि एक घातीय समीकरण का मानक रूप क्या होगा। यदि 2 चरों वाली बात करें, 2 चर वाली, तो ax + by + c = 0, इस तरह के इस रूप के होंगे। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े तो, या एक बार लिख देता हूं मैं, क्योंकि कक्षा 10 में इस पर प्रश्नावली का नाम भी है 2 चरों वाले रैखिक या रैखिक समीकरण। इसका एक मानक रूप एक बार बात करते हैं, इस पर काफ़ी काम है। इसका मानक रूप क्या होगा, देखो 2 चरों वाले, इसका मतलब इसमें 2 चर होंगे यानी x और y होगा। रैखिक समीकरण होगा मतलब कुछ इधर लिखा गया होगा कुछ इधर लिखा गया होगा, बीच में बराबर का निशान होगा। रैखिक होगा इसका मतलब x और y जो है उनकी अधिकतम घात 1 1 होगी, मतलब ये उनकी कोई घात नहीं होगी। जब कोई घात नहीं होती तो वहाँ पर घात 1 ही होती है, को लिखते नहीं हैं। तो इसका जैसे हम लिखें कोई उदाहरण, जैसे 4x + 5y + 10 = 0, ये रैखिक समीकरण है। कैसा रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। एक चर राशि ये है, एक चर राशि ये है। रैखिक क्यों है, क्योंकि घात 1 1 है। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को ध्यान रखना है, मानक रूप यानी इनका सूत्र। एक घातीय समीकरण को यदि मानक रूप इसका हम लिखें तो ये इस तरह से होगा ax + by + c = 0। अपने को ये ध्यान रखना है
याद करने हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एक घात का हो तो उसका ये होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब वो बताया था वहाँ पर ए बी और सी ये तीनों काल्पनिक है, ये प्रश्न में नहीं आएंगे, इनका कहीं पर अपने आप मान आ जाएगा। जैसे कोई प्रश्न आएगा तो प्रश्न इस तरह का होगा 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, इस तरह का प्रश्न होगा। तो इसमें हमें तुलना करके हम देख भी लेंगे। यहाँ पर एक का मान 2 है, जो x के साथ लगा हुआ है वो a है, जो y के साथ होगा चिन्ह सहित वो b है, जो अकेला है वो c है। क्योंकि मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा है तो बराबर 0 ही होना चाहिए, बराबर इधर कुछ भी है उसको इधर ले आएंगे। ये थोड़ा इस पर काम करेंगे, बार बार एक दो बार इस पर करेंगे तो अपना हो जाएगा। ये b बराबर 5 और c बराबर 9, ये हो गया। इसमें ए बी सी छांटना भी एक बार समझ गए तो भी हमें काफ़ी प्रश्न इसमें हल हो जाते हैं। जैसे कहीं पर ये लिखा है 2x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, तो ये तुलना करेंगे तो अपने पास समीकरण मूल समीकरण ये है मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मानक रूप है। तो मानक रूप से हम तुलना करेंगे तो a की जगह क्या रिप्लेस कर दिया 2, तो a बराबर 2, b की जगह 4 चिन्ह सहित तो माइनस 4, c की जगह 5 तो c बराबर माइनस 5 चिन्ह सहित लिखना है, माइनस है तो माइनस ही साथ लेना है। इसी तरह यदि किसी प्रश्न भी आ जाए x प्लस वाई बराबर 3, इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करो, तो पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लेके आएंगे। हम जानते हैं स्टैंडर्ड रूप अपने पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था, यानी बराबर 0 होना चाहिए, बराबर की सब संख्या इधर लेकर आओ। तो 3 को बाईं ओर से दाईं ओर लेकर आएंगे, 3 यहाँ प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का होता है, ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 3 का पक्षांतरण कर दिया। अब मूल समीकरण क्या है अपने पास, ये है मूल रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो तुलना करेंगे तो ए बराबर 1, यहाँ पर एक्स के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ बी बराबर 1, वाई के साथ कुछ भी नहीं तो बी बराबर 1, और सी बराबर माइनस 3। वहाँ लिखते तो सी बराबर 3 लिखते जो कि ठीक नहीं था, पहले अपने को इस रूप में लेकर आ रहे हैं। तो अपने एक आज ये तरीका बता दिया समीकरण का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, हमें ये रूप याद रखना है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, किसी भी प्रश्न में ए बी सी नहीं होगा, ए बी सी की जगह 2 5 माइनस 1 माइनस 3 1 ये दिया गया होगा, तो उससे अपने तुलना करके लिखनी है। जो भी कुछ दिया गया हो इस रूप का है तो उसको इस तरह से लिखना है, बराबर में 0 छोड़ना है, सब इधर लेकर आना है। 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला है, क्योंकि इसमें x और y दो चर है, तो a बराबर 2, y b बराबर 5 और c बराबर 9। अब यदि कहीं पर ये आ जाए 4x बराबर 9, तो इसमें a b c कैसे याद करेंगे, a बराबर 4, b बराबर 0, c बराबर माइनस 9। इसका आंसर तुम्हें लिखकर बताना है कि किस तरह से मैंने किया है। एक प्रश्न और मैं लिख रहा हूँ, y बराबर माइनस 3, और इसका आंसर बताना है मैंने किस तरह से हल किया है, ये आंसर क्यों आ रहा है इसका कारण बताना है। a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 3, ये ढूंढ के बताना है। कुछ इसका होमवर्क भी लिख देता हूँ, तुम्हें एक पहचान करनी है ये दिए गए प्रश्न में किस रूप के हैं और इसमें ए बी सी का मान क्या है। जैसे 4x प्लस 5 बराबर 10y, 2x माइनस वाई बराबर 0 और x बराबर 5y। इन तीनों प्रश्नों में तुम्हें ए बी सी की वैल्यू डिफाइन करनी है, फाइंड करके इसमें लिखना है क्या होगा, इसमें पहले बताना है उसको क्यों होगा, उसकी परिभाषा बतानी है, लिखना है उसका अर्थ, और फिर बताना है क्या होगा वो तुलना करके। तो ये आज का अपना इसका काम हो गया। ये बेसिक एक बार फिर बता रहा हूँ, बीजगणित का चूँकि पोर्शन ये आम जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि प्रतिशत ये पढ़ते हैं, तो उसका आम जन से तो आम दुनिया से उसको जोड़ लेते हो तो उसमें एक दिमाग में पिक्चर बन जाती है। हालांकि वो पिक्चर भी काल्पनिक बनती है, उसका वहाँ गणित में ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब बीजगणित पढ़ेंगे तो सारा अमूर्त चलेगा। अमूर्त ये दुनिया में वैसे कहीं आपको देखने का नहीं मिलेगा। जैसे ये समीकरण है, ये यहाँ पर है नहीं, ये आपको किताबों में इसको पढ़ना है, तो समझने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए सारा बेसिक एक बार बता के चलता हूँ। मैंने शुरू में आपको ये आज शुरू हमने ये किया था, एक बार फिर इसको शुरू मैंने बीजगणित आज अलजेब्रा शुरू किया 9वीं-10वीं के लिए। 2 तरह की राशियाँ आती हैं, राशियों के बारे में बताया, उसके बाद बहुपद क्या होते हैं, जो कुछ भी लिखा गया है गणित में बीजगणित में वो बहुपद है, गिन लो उनको, उतने ही पद होंगे, घात का पता लग गया, पद पता लग गया, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। ये एक लाइन याद रखनी है, चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होगा। इस तरह से हो गया, पद के आधार पर इनका वर्गीकरण हो गया, ये इनकी पहचान करना बताया। ऐसे प्रश्न और भी तुम लिख के कर सकते हो। समीकरण बताया, समीकरण के प्रकार बताए, पहला जो प्रकार उसके 2 रूप बताए,
एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी समझाया, ये आपको ध्यान रखना है। ये बार बार इस पर ग्राफ भी खिंचवाएगा, ग्राफ से समीकरण हल भी करवाएगा। फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, ये आपको याद रखना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर इसकी तुलना करके ए बी सी के मान याद करना बताया। फिर ये 3 सवाल होमवर्क के लिए। कोई टॉपिक यदि छूट रहा हो या कुछ मैंने बोलने में हो सकता है कोई उल्टा सीधा बता दिया, तो आप एक बार फ़ोन से या व्हाट्सएप से या मैसेज से बता भी सकते हो, ताकि उसको मैं ठीक से बता सकूँ। थैंक यू।